हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन। अपने एग्जाम रेडी सीरीज में हम कर रहे हैं और ज्योग्राफी और एनसीईआरटी के लेक्चर्स में हम देख रहे हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं कुछ कीवर्ड्स और डेफिनेशंस और उनके ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस। आगे हम चलते हैं जिसमें अब हम साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स की बात करते हैं। यहाँ से इससे पहले हमने कोरियोलिस इफेक्ट तक देखा हुआ है। ठीक है, कोरियोलिस को एक बार अगर ब्रीफ में फिर से रिवाइज करें तो डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये राइट की तरफ विंड्स डिफ्लेक्ट होते हैं और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है ब्रीफ में। तो एक लो प्रेशर सिस्टम है, सबसे पहले तो लो प्रेशर सिस्टम है और विंड्स जो हैं इसमें इनवर्ड स्पाइरलिंग होते हैं। इनवर्ड स्पाइरलिंग इसलिए होते हैं क्योंकि बीच में एक लो प्रेशर सेंटर होता है और बाहर से जो विंड्स कन्वर्ज करते हुए अंदर की तरफ आते हैं वो इनवर्ड स्पाइरल करते हुए आते हैं, उन्हीं को हम इनवर्ड स्पाइरलिंग बोलते हैं। और डिटेल में हम इसे आगे देखेंगे, बट अभी कुछ बेसिक समझना है। तो इसमें जब अंदर की तरफ वो आते हैं तो चूँकि टेम्परेचर वहाँ पे वार्म होती है, ऑन एन एवरेज 27 टू 28 डिग्री सेल्सियस और इवन मोर वहाँ की टेम्परेचर हो सकती है एवरेज। तो वो वहाँ पे उसको एक रीज़न मिलता है ऊपर राइज करने का ड्यू टू बॉयंसी। ऊपर राइज करते हुए अपने साथ वो मॉइस्चर कंटेंट लेके जाते हैं और क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है और ऊपर जाने पे रेनफॉल होता है। तो जब वो नीचे होते हैं क्लोज टू सरफेस ऑफ द अर्थ तो वो तो कन्वर्ज कर रहे होते हैं, बट ऊपर जब जाते हैं नियर ट्रोपोपॉज तो वो जो विंड्स हैं वो डाइवर्जेंस शुरू करते हैं। तो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए बस इतना समझो कि लो प्रेशर सिस्टम है जहाँ पे विंड्स कन्वर्ज कर रहे हैं, बाहर की ओर से अंदर आ रहे हैं और स्पाइरलिंग नेचर में अंदर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ ही वो स्पाइरल करते हुए राइज करते हैं ड्यू टू वार्म टेम्परेचर दैट दे हैव। और ऊपर जाने पर क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, मॉइस्चर कंटेंट उनमें होता है और उसकी वजह से रेनफॉल होती है। ठीक है, अब इनके जो विंड्स की जो डायरेक्शन होती है रोटेशन की वो है क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फेयर। तो एक ही चीज़ याद रखो, दूसरा उसके अपोजिट होगा, ये ध्यान में रखना। तो साइक्लोन्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, बस इतना ही ध्यान रखो, तो बाकी चारों चीज़ खुद से याद हो जाएगा। आई विल हेल्प यू लेटर इन दिस। ठीक है, अभी देखते हैं एक बिल्कुल ही शॉर्ट में साइक्लोन में क्या है। विंड्स कन्वर्ज कर रहे हैं, कन्वर्जेंस है, मॉइस्ट विंड्स का एसेंट है, क्लाउड फॉर्मेशन है, रेनफॉल है तो प्रेसिपिटेशन है, और इंस्टेबिलिटी यानी इनस्टेबल कंडीशंस वैसे को बोलते हैं जहाँ क्लाउड की फॉर्मेशन है और रेनफॉल वाली कंडीशंस है। जहाँ स्टेबल कंडीशंस होंगे वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी। ठीक है, इनस्टेबल कंडीशंस में ही रेनफॉल एंड क्लाउड फॉर्मेशंस होता है। आगे देखते हैं एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में जो कंडीशंस होंगे वो साइक्लोन के अपोजिट होंगे। तो सबसे पहले कि एक हाई प्रेशर सिस्टम है और विंड्स जो है इनवर्ड स्पाइरलिंग ना होके आउटवर्ड डाइवर्जिंग कंडीशंस के होते हैं। और दूसरी बात ये कि विंड्स जो है यहाँ राइज ना करके सिंक कर रहे हैं, यानी ऊपर के लेयर से, एटमॉस्फेयर के अपर लेयर से वो सरफेस टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ वो सिंक कर रहे हैं। एंड जो कंडीशंस है वो क्लियर है, कोई क्लाउड फॉर्मेशंस नहीं है, कोई विंड कोई रेनफॉल नहीं है, प्रेसिपिटेशन नहीं है, तो ड्राई कंडीशंस है और स्टेबल वेदर है, यानी कि इंस्टेबिलिटी के अपोजिट यहाँ पे स्टेबल कंडीशंस है। और इनकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो एंटी क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फेयर है। अब इसमें देखो एक चीज़ याद रखो, बस एक चीज़ याद रखो कि साइक्लोन्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो इसके अपोजिट जो दूसरी चीज़ याद रखोगे कि सदर्न हेमिस्फेयर में वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज। ये क्या है, साइक्लोन्स है। तो एंटी साइक्लोन्स में तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि इसके कम्प्लीटली अपोजिट है। एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अगर ये है तो एंटी साइक्लोन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर। और ये हम बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी कि साइक्लोन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो एंटी साइक्लोन जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और दूसरे वाले पार्ट को उसके अपोजिट कर दो। एक चार्ट बना के इसको लिख लेना तो याद हो जाएगा इजीली। एक ही चीज़ याद रखना है, बाकी सब खुद ही याद हो जाएगा, क्योंकि सारे कुछ सब कुछ याद करने की कोशिश करोगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो बस एक चीज़ ध्यान रखना, साइक्लोन जो है वो
साइक्लोन से याद रखो क्योंकि इंडिया में साइक्लोन कंडीशंस होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस होती हैं। बाकी सब उसे अरेंज कर लेना। अब देखो एक डायग्राम में, अब ये साइक्लोन्स को पहले देखते हैं। साइक्लोन्स में क्या है, स्पाइरलिंग इनवर्ड विंड्स है। अब ये ऊपर की तरफ विंड्स जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं, विंड्स ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं। स्पाइरलिंग इनवर्ड्स यानी कि इस तरफ से इस तरफ से आते हुए विंड्स स्पाइरल करते हैं, और वैसे ही उन्हें एक रोटेशन सा मिलता है और ऊपर की तरफ विंड्स राइज करते हैं। और जब ऊपर जाते हैं तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। नीचे में जो ये रेड कलर से एरो में दिखाया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, और जैसे ही वो राइज कर रहे हैं तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है और बारिश हो रही है। अब ये ध्यान रखो कि साइक्लोन है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, बस एक ही चीज़ ध्यान रखना। अब एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जो नॉर्मली सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलते हैं, तो ऊपर में क्लाउडी कंडीशंस नहीं है, सनी कंडीशंस है। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं है, और ऊपर से जो विंड्स नीचे की तरफ आ रहे हैं वो कोल्ड है, ऊपर में है तो कोल्ड है, और नीचे नीचे जैसे आ रहे हैं तो उनकी टेम्परेचर बढ़ रही है। बट ऊपर से जो आ रहे हैं तो अपने साथ ऊपर से नीचे तो मॉइस्चर लेके आएंगे नहीं, वो ड्राई कंडीशन से नीचे लेके आते हैं, और जब नीचे आते हैं तो उनकी टेम्परेचर बढ़ती है, और नीचे आने के बाद वो डाइवर्ज करते हैं सभी डायरेक्शंस में, और जब डाइवर्ज करेंगे तो अपने साथ ड्राई कंडीशंस लेते हुए जाएंगे। यानी एंटी साइक्लोनिक इफेक्ट जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे रेनफॉल वाली कंडीशंस नहीं होंगी, वो सारे रीजन को ड्राई कर देंगे। तो जहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशंस का इफेक्ट होगा वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी और वो वेट एंड ह्यूमिड कंडीशंस लेके आएंगे, और जहाँ पे एंटी साइक्लोनिक इफेक्ट होगा उसका इन्फ्लुएंस होगा, वो अपने साथ साथ ड्राई कंडीशंस लेके जाएंगे। साइक्लोनिक कंडीशंस कहाँ पे हैं इंडिया में, ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न कोस्ट में सबसे ज़्यादा है, ईस्टर्न पार्ट में, और थोड़े बहुत वेस्टर्न कोस्ट में भी हैं, कम है बट थोड़े बहुत हैं। तो वो सब उन रीजन्स में वेट एंड ह्यूमिड कंडीशंस देखने को मिलते हैं। और एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जो है वो डेजर्ट रीजन्स में जो सब ट्रॉपिक्स के देखने को मिलते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, या फिर द डेजर्ट्स ऑफ अरेबियन पेनिनसुला और इवन थार डेजर्ट, ये सब ट्रॉपिकल रीजन्स के एंटी साइक्लोनिक कंडीशन से अफेक्टेड रीजन्स हैं। आगे चलते हैं। अब मॉनसून, अब यहाँ तक हमने बात की कुछ बेसिक डेफिनेशंस और अंडरस्टैंडिंग की बात। अब हम आगे जाते हैं कंप्लीटली फोकस्ड ऑन इंडियन मॉनसून। ठीक है, तो सबसे पहले साउथ वेस्ट मॉनसून, जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल का रीजन है इंडिया में, साउथ वेस्ट मॉनसून। दिस प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट 75% एनुअल रेनफॉल टू इंडिया। ठीक है, अब ये समर मानसून बोलते हैं इसको क्योंकि मोस्टली समर ही होता है इंडिया में उस टाइम में। जून टू सितंबर वाले टाइम में मानसून्स आते हैं। साउथ वेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंडिया में विंड्स आते हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आते हुए दिखाई देते हैं। अब विंड्स जो है यहाँ पे मॉइस्ट कंडीशंस में है, ओशन से लैंड की तरफ ब्लो कर रहे हैं, ओशन से वो अपने साथ मॉइस्ट कंडीशंस लेते हुए लैंड की तरफ आ रहे हैं। अब इनका जो फॉर्मेशन है और इंडिया की तरफ मूवमेंट है उसके रीज़न क्या है, तो ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्थ। ITCZ शिफ्ट कर जाता है नॉर्थ की तरफ अप टू 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और लैंड टू सी थर्मल कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि लैंड की टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होती है, सी की टेम्परेचर थोड़ी कम होती है। तो लैंड वाले रीजन में लो प्रेशर कंडीशंस होते हैं, सी वाले एरिया में थोड़े हाई प्रेशर कंडीशंस होते हैं। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा विंड ब्लो करेगा, किसी भी कंडीशन में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही विंड ब्लो करता है। तो वो अपने साथ मॉइस्ट कंडीशंस लेते हुए लैंड में इन्वर्ट्स आ जाते हैं। अब इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। जो वेस्टर्न घाट्स है और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो हिमालयन पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वो ओरोग्राफिक रेंज रिसीव करते हैं क्योंकि वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड के माउंटेन्स हैं, और जो क्लाउड्स को ब्लॉक करने के रास्ते में उनकी अलाइनमेंट है, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। हाईएस्ट रेनफॉल रीजन्स ये हमारे इंडिया में हैं। इस रीजन्स में किसी भी रीजन में जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वो उसका रीज़न कहीं ना कहीं पे ओरोग्राफिक रेंज है।
अब दूसरा देखते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑल्सो इट्स नोन एज रिट्रीटिंग मानसून। अब ये विंटर्स के टाइम में होता है, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में होता है। अ, इससे पूरे इंडिया में बारिश नहीं होती है, क्योंकि विंड्स जो है वो लैंड टू सी ब्लो कर रहे हैं, ठीक है। विंड्स जो हैं लैंड टू सी ब्लो कर रहे हैं, और लैंड में ऐसे मॉइस्ट कंडीशंस हैं नहीं, तो वो अपने साथ ड्राई ड्राई विंड्स ही लेकर आते हैं। कॉन्टिनेंटल कूल एंड हाई प्रेशर कंडीशंस हैं अंदर में, क्योंकि अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ी कम होने लगी है, तो प्रेशर जो लो प्रेशर हुआ करता था समर्स में, अब वो हाई प्रेशर कंडीशंस आने लगे हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब वो टेम्परेचर वहाँ पे कम होने लगा है। अब कॉन्टिनेंटल है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र से काफ़ी अंदर से वो विंड्स ब्लो करना स्टार्ट करते हैं, और अपने साथ ये कोई मॉइस्चर लेके नहीं आ रहे होते, तो वही रीजन है इनके ओरिजिन के। और जो साउथ वेस्ट मानसून्स हैं इनके ओरिजिन जो है वो सी से होते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून के ओरिजिन जो है वो लैंड से होते हैं। अब ये मॉइस्चर जो है वो बे ऑफ बंगाल से पिक कर लेते हैं कुछ रीजन्स में, जैसे कि तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश, उसमें बारिश करके वो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून्स, और वो बीच में बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर थोड़ा सा पिक कर लेते हैं। अदरवाइज वो पूरे बाकी किसी इंडिया के किसी दूसरे एरिया में वो बारिश नहीं कराते, साउथ के कुछ पोर्शंस में ही उनसे वो बारिश देते हैं। अब ये जो मेजरली रेन्स देते हैं तमिलनाडु एंड कोरोमंडल कोस्ट में, ठीक है, कुछ कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल्सो। यहाँ से विंड इस तरीके से आते हैं, सॉरी, हाँ, विंड्स अंदर से आते हैं, इनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, बट जब ये सी से होते हुए इस तरफ आते हैं तो इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, और वो उससे वो तमिलनाडु वाले रीजन में एंड कोस्टल आंध्रा वाले रीजन में थोड़ी सी बारिश कर देते हैं। अब ये देखो डायग्राम में हमने क्या समझाया है, नॉट डायग्राम अ फिगर, और इसमें ITCZ की पोजीशनिंग है इन जनवरी एंड मंथ्स ऑफ जून। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसकी जो पोजीशनिंग है थ्योरेटिकली तो ये इक्वेटर के पास होनी चाहिए, बट थ्योरेटिकली वैसा होता नहीं, जैसा हमें लगता है वैसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल कंडीशन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये कहीं इस वाले रीजन से, सॉरी, इस वाले रीजन से इक्वेटर गुजर रहा होगा। अब चूंकि यहाँ लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है कि ITCZ जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाती है। ITCZ यानी ट्रॉपिक्स की जो कंडीशंस हैं उसके जो विंड्स कन्वर्ज होते हैं, यानी ट्रेड विंड्स के जो कन्वर्जेंस का बेल्ट होता है उसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। अब जुलाई में ये ऑलमोस्ट नॉर्दर्न इंडिया के सबसे नॉर्थ पार्ट तक चले जाते हैं, और यही रीज़न है कि ये अपने साथ विंड्स इधर इधर ऐसे इस तरीके से विंड्स अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू देयर लो प्रेशर कंडीशंस। सी में जो है वो इस वाले रीजन में ड्यूरिंग समर्स, यानी ड्यूरिंग जुलाई, जून एंड जुलाई वाले कंडीशंस में, वहाँ पे सी वाले रीजन में यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस होगा, इस वाले रीजन में हाई प्रेशर कंडीशंस होगा, ठीक है। और अंदर में यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस होगी, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड फ्लो करते हैं, और जैसे कंडीशंस होंगे वो अपने साथ वो लेके जाएंगे, यानी कि सी से जब विंड्स ब्लो कर रहे हैं तो अपने साथ मॉइस्चर लेते हुए जाएंगे और अंदर में बारिश करेंगे। अब इसका दूसरा एक पार्ट ये भी है कि जनवरी में जो ITCZ है वो ऑलमोस्ट नीचे की तरफ थोड़ा सा, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा, ये जो ऑलमोस्ट नॉर्थ में पोजिशनिंग है टू टिल द नॉर्दर्न प्लेन्स और टिबेटन प्लेट्यू, वहाँ से नीचे शिफ्ट करके टुवर्ड्स इक्वेटर और इवन साउथ ऑफ इक्वेटर वो चले जाते हैं। तो वो जो हाई लो प्रेशर एरिया है वो कहीं नीचे शिफ्ट हो चुका है अब ड्यूरिंग विंटर्स, तो विंड्स को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, और वो अपने साथ बारिश किसी दूसरे रीजन में कर रहे होंगे, और उसी में थोड़ा सा बारिश अपने तमिलनाडु वाले रीजन में होता है। ये डायग्राम बस इसलिए था कि ITCZ की पोजीशनिंग समझो। आगे देखते हैं मॉनसून की मैकेनिज्म बेसिक्स में, थोड़े सिंपल लैंग्वेज में। तो ये देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूरिंग समर्स साउथ वेस्ट मानसून की क्या कंडीशन है, ठीक है। पहले हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करेंगे। अब
ये सी वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। अब ITCZ जो है वो ऊपर शिफ्ट कर चुका है। अब हमने देखा था कि साउथ यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में कोरियलिस इफेक्ट से विंड्स जो है वो अपने लेफ्ट की तरफ डेविएट कर जाते हैं या डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और इन द नॉर्थ विंड्स जो है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ये रहा इक्वेटर, बीचों बीच इक्वेटर गुजर रहा है। अब यहाँ से जो सब ट्रॉपिक से जो इक्वेटर की तरफ विंड्स आ रहे हैं, इस तरीके से एक्चुअली आना जिनको चाहिए था, ठीक है, वो अब क्या करेंगे, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस करते हैं तो वो अब आ गए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब आ गए तो अब वो इनको जाना था ऐसे टुवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज। अब वो क्या हो रहा है, विंड्स जो जा रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं टुवर्ड्स राइट। अब देखो सदर्न हेमिस्फेयर में वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, सदर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ये पूरा सी रीजन है जो वो हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर रीजन से वो लो प्रेशर जा रहे हैं। विंड्स को नहीं मालूम कि वो नॉर्थ में है और साउथ में है, जिस तरीके से उन पे तो एक्शन हो रहा है कोरियल स्टोर का वो ब्लो होने के बाद। और विंड्स ब्लो कर रहे हैं क्यों, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर उनको जाना है, यानी कि ये रीजन अगर है हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर रीजन है सी का, तो यहाँ से उनको जाना है लो प्रेशर वाले रीजन में। ये रहा लो प्रेशर रीजन, ठीक है। अब वो सीधे वहाँ से इस तरीके से ट्रेवल करना चाहते हैं, बट वो इतना सिंपली होगा नहीं। तो जो विंड्स यहाँ पे सीधा इस तरीके से जाना चाह रहे हैं वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, जैसा यहाँ पे शो किया है। अब जैसे इक्वेटर क्रॉस करते हैं तो अब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गए, तो कोरियलिस इफेक्ट की वजह से टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट कर गए। जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है एक बार कोरियलिस वाला डायग्राम फिर से देखें लास्ट लेक्चर से, ठीक है। टुवर्ड्स राइट अब ये इधर डिफ्लेक्ट कर गए। अब यहाँ पे देखो कि हिमालयस की पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से पोजीशनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हिमालयस हैं उनको वो इधर डिफ्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे जो हिमालयस हैं उनको इधर डिफ्लेक्ट कर देते हैं, और एज अ होल वो इस तरफ टर्न कर जाते हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश होती है। और जो वेस्ट से आ रहे हैं यानी अरेबियन सी ब्रांच से जो आ रहे हैं वो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में टकराते हैं और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश देते हैं। और जो सीधे ही अंदर चले जाते हैं वो इधर से आके यहाँ पे बारिश देते हैं। तो विंड्स कैसे टर्न हो रहे हैं ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी थ्रू आउट इस समय में ITCZ की पोजीशनिंग जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया में बीचों बीच है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। अब हम आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो विंटर्स में है इंडिया में। अब ITCZ जो है वो नीचे जा चुकी है, यहाँ पे देखो ITCZ की पोजीशनिंग यहाँ पे है। अब वो विंड्स जो है, अब हाई प्रेशर जो रीजन है वो यहाँ बन चुका है हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर से वो जाना चाह रहे हैं लो प्रेशर में। हाई प्रेशर क्यों बन चुका है, क्योंकि अभी रीजन जो है वो ठंडा हो चुका है, ठंडा हो गया है तो कॉन्टिनेंटल है मास, और यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से प्रेशर हाई हो चुका है। और जो सी वाला जो रीजन है वो रिलेटिवली वार्मर है और यहाँ पे रिलेटिवली प्रेशर जो है वो लो है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स आना चाहते हैं इस तरीके से, बट ऐसा होगा नहीं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो विंड्स जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, तो इस से यहाँ चलने के लिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन यहाँ चलने के लिए फ्लो करना शुरू करेंगे, बट वो अपने राइट में, यानी कि जो इस तरीके से सीधा फ्लो करते वो ऐसे फ्लो ना करके इस तरीके से डेविएट कर जाएंगे, इस तरीके से डेविएट कर जाएंगे। अब देखो फ्लो तो करना शुरू किया था वो इस तरीके से, बट यहाँ पे कोई बारिश हो नहीं पाएगी, यहाँ पे कोई बारिश हो नहीं पाएगी क्योंकि लैंड से आ रहे हैं, यहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं। अब इनमें भी थोड़ा सा डेविएशन होता है, शुरू तो करते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे, फिर वो इधर टर्न कर जाते हैं। अब यहाँ पे वो बे ऑफ बंगाल में थोड़ा सा मॉइस्चर पिक कर लेते हैं और तमिलनाडु वाले रीजन में बारिश हो जाती है। बस वही रीज़न है, क्योंकि लैंड मास की शेप ऐसी है इंडिया की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर है बे ऑफ बंगाल में, यहाँ से पिक करके तमिलनाडु वाले रीजन में वो बारिश करा देते हैं। अगर ऐसा आड़ा तिरछा यहाँ पे शेप नहीं होता तो शायद तमिलनाडु में भी बारिश नहीं होती।
अब जब इक्वेटर पास करते हैं, इक्वेटर पास करने के बाद वो वापस से जब उनको इधर सीधा जाना था तो सीधा ना जाके अब वो टुवर्ड्स लेफ्ट, सदर्न हेमिस्फेयर में टुवर्ड्स लेफ्ट वो मूव कर जाते हैं। विंड देखो अपने लेफ्ट में घूमेगा तो इस तरफ घूमेगा सदर्न हेमिस्फेयर में, इस तरीके से वो मूव करते हैं। तो विंड, थोड़ा डायग्राम यहाँ पे गंदा सा हो गया है बट वो बस डायरेक्शन समझाने के लिए था। आसानी से देखो, टाइम लेके देखो और कोरिलिस फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि विंड्स ऐसे क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो समझ में आ जाएगा। ये वाला जो रीजन है सबसे एक बार फिर से समझ लो, साउथ वेस्ट मानसून है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस वाले रीजन में लो प्रेशर रीजन फॉर्म कर रहा है। ये वाला जो रीजन है हमारा हाई प्रेशर रीजन है। विंड्स जो बहुत सिंपली तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये विंड्स जो है वो सीधा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करना चाह रहे हैं बट वो फ्लो नहीं कर पा रहे हैं और ब्लो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ऐसे जब मूव करेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो सीधा वो नहीं मूव करके टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। और जैसे ही वो इक्वेटर क्रॉस करेंगे तो टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट करने लगेंगे। अब जैसे टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ उन्हें ऑब्स्ट्रक्शन मिलेंगे पहाड़ों से, वेस्टर्न घाट्स में और हिमालय से, वहाँ पे ओरोग्राफिक रेंज होगी और वही पहाड़ उनको डिफ्लेक्ट कर देते हैं टुवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, और उससे की वजह से बारिश होती है। सेम नॉर्थ ईस्ट मानसून में यहाँ पे अब बन चुका है हाई प्रेशर क्योंकि हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है, टेम्परेचर डिप होना शुरू हो गया है और सी जो है वो तुरंत से एकदम ठंडा या गर्म नहीं होता, पानी है। तो वो अब हाई प्रेशर कंडीशन की वजह से बजाय यहाँ पे अब लो प्रेशर कंडीशन है। अब सीधे सीधे जो विंड्स यहाँ पे इस तरीके से फ्लो करना चाह रही थी वो ऐसा ना फ्लो करके इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। और जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। ये है हमारे विंड के टर्न करने का फेनोमेना या मैकेनिज्म जो है, किस तरीके से डाइवर्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और यही रीज़न है कि इंडिया में मानसून की वजह से इतनी बारिश होती है। इंडिया को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ मानसून, जैसे कि इजिप्ट को बोला जाता है गिफ्ट ऑफ नाइल, हम इंडिया को बोल सकते हैं गिफ्ट ऑफ मानसून, क्योंकि मानसून नहीं होता तो इंडिया इस रूप में नहीं होता, ड्राई होता या कुछ और ही होता। आगे देखते हैं कुछ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, जिस फैक्टर से क्लाइमेट कंट्रोल होता है इंडिया में, कुछ बेसिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले लैटिट्यूड, उसको ऐसे फ़र्क पड़ता है लैटिट्यूड से, जितने ज़्यादा हम नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वहाँ पे सब ट्रॉपिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। सब ट्रॉपिकल इन्फ्लुएंस मतलब कि इक्वेटर से काफ़ी दूर, और इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो टेम्परेचर रेंज जो है वो ज़्यादा होगी। तो नॉर्दर्न इंडिया में ठंड भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो टेम्परेचर रेंज जो है वो ज़्यादा होता है। और जैसे साउथ में रहेंगे तो क्लोज टू इक्वेटर थोड़ा सा हीट, थोड़ा सा ह्यूमिड कंडीशंस होते हैं। तो साउथ में क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्म हीट कंडीशंस हैं। साउथ में जहाँ पे भी तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में ज़्यादा टेम्परेचर रेंज नहीं होता। गर्मी में भी अगर वहाँ पे 40 डिग्री का अराउंड टेम्परेचर है, 40-45 भी हो सकता है, बट ठंड में भी वहाँ बहुत कम टेम्परेचर नहीं होता, 20-25-30 ऐसे ठंड में भी होती है। अदरवाइज नॉर्थ में क्या है कि सर्दियों में 0 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे लोएस्ट टेम्परेचर हो सकता है, और इन द प्लेन्स, और गर्मियों में भी 40-45 अप टू 50 डिग्री हो सकता है। तो टेम्परेचर रेंज नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा होगी। वो रीज़न है कि इक्वेटर से काफ़ी दूर है। ये लैटिट्यूड का डिफरेंस, लैटिट्यूड का इन्फ्लुएंस रहा। अब अल्टीट्यूड में आते हैं। अल्टीट्यूड क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर में मतलब हाइट में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर हमारी कम होती जाएगी। इसी को हम बोलते हैं लैप्स रेट। लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स है। जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एलिवेशन में तो हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो जो एग्जांपल के लिए देखते हैं कि दार्जिलिंग और आगरा जो है ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड में है, बट दार्जिलिंग की टेम्परेचर काफ़ी कम होगी आगरा से।
दैट इज़ बिकॉज दार्जिलिंग इज एट हायर एलिवेशन, हायर ऑल्टीट्यूड में है। अब देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जो सी से जितना ज़्यादा दूर है उसे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट उतना ज़्यादा झेलना पड़ता है, और जो सी के जितने पास है उसको इक्वेबल या मैरीटाइम इन्फ्लुएंस का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जो सी के पास ज़्यादा क्लोज होगा तो मॉडरेट सा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंड नहीं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होंगे। और जो सी से ज़्यादा दूर है तो उनके एक्सट्रीम्स ज़्यादा होंगे। जैसे नागपुर, दिल्ली का एग्जांपल ना लेके हमने नागपुर का एग्जांपल लिया है, क्योंकि नागपुर और मुंबई दोनों एक ही स्टेट में लाई करते हैं, बट महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र बट इन साइज अच्छी खासी बड़ी है स्टेट, तो डिफरेंसेस आते हैं उसमें। अब नागपुर को सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है सी से, तो इसकी एनुअल जो टेम्परेचर रेंज है वो देखो तो 40 डिग्रीज तक वेरी करता है। अदरवाइज मुंबई की जो टेम्परेचर रेंज है वो उतनी ज़्यादा वेरी नहीं करती। तो मुंबई जो है, मुंबई क्या है, वो सी का इन्फ्लुएंस देख रही है, और जबकि नागपुर जो है वो सी का इन्फ्लुएंस जो वो नहीं देख रही है। रिलीफ और टोपोग्राफी देखो, अगर रिलीफ और टोपोग्राफी का ये मतलब है कि हिल्स और इस तरीके के जो अगर फिजिकल फीचर्स हैं तो वो उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर वहाँ पे बड़े माउंटेन रेंजेस होंगे, हिमालयाज़ जैसे, तो वो उनका इन्फ्लुएंस हमें क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो ये सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स को वो रोक लेते हैं, कोल्ड विंड्स को रोक लेते हैं और मानसून विंड्स को ट्रैप करते हैं। तो मानसून मिलता है हमें हिमालयाज़ की वजह से। और जो दूसरा है कि सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स बहुत ही आ सकते थे इंडिया में, उसको वो रोक लेते हैं। तो विंटर्स में जो इंडिया की टेम्परेचर है वो सिग्निफिकेंटली हायर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड जो सेम लैटिट्यूड में लाई करते हैं। अगर हिमालयाज़ नहीं होते तो पंजाब एंड हरियाणा वाले रीजन के जो टेम्परेचर्स होते हैं वो और भी काफ़ी कम होते हैं, अभी जितना होते हैं उससे भी काफ़ी कम होते हैं। और मानसून में अच्छी खासी बारिश भी होती है क्योंकि हिमालयस वहाँ प्रेजेंट है। दूसरा एक एग्जांपल ये है कि वेस्टर्न घाट्स हैं, उसके वेस्टर्न साइड में काफ़ी हेवी रेनफॉल होती है, जिसे हम विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। और ईस्ट साइड में, यानी लीवर्ड साइड में, वो रेन शेडो एरिया है, वहाँ बारिश कम होती है। तो ये सारे इन्फ्लुएंस क्या है, रिलीफ और टोपोग्राफी के इन्फ्लुएंस हैं, जो कि इन्फ्लुएंस रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके लिए बैरियर प्रोवाइड करते हैं, और टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर चेंज करने का मतलब है कि अदरवाइज जो कुछ हो सकता था, यानी कि हिमालयस नहीं होने से जो हो सकता था, तो उस कंडीशंस को वो लाते हैं जो कि अदरवाइज नहीं होते। जैसे कि वो हमें सेंट्रल एशियन कोल्ड विंड के इफेक्ट से रोक रहे हैं और थोड़ा वार्मर कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब इसमें लैंड एंड वाटर से मतलब है कि सी और वाटर, सी और लैंड। ठीक है, वाटर से मतलब है सी। तो सीजनल प्रेशर डिफरेंस जो है वो मानसून का कारण बनते हैं। प्रेशर डिफरेंस जो हो रहा है हमारा, वो लैंड और सी के प्रेजेंस की वजह से हो रहा है। वहाँ पे इस तरह से ज्योग्राफी बनी हुई है हमारी कि पास में ही सी है जहाँ पे कि हाई प्रेशर है, और जो लैंड है वहाँ हीटिंग की वजह से लो प्रेशर हो रहा है। तो वो प्रेशर डिफरेंस जो है वो मानसून क्रिएट करने में हेल्प करता है, मानसून के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो समर्स में जैसे हमने देखा कि लो प्रेशर होती है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, समर्स में लो प्रेशर है नॉर्थ इंडिया में, और साउथ वेस्ट मानसून का ये रीजन बनता है। और विंटर्स में जो है वो हाई प्रेशर है नॉर्थ इंडिया में या ओवरलैंड, और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून का रीजन बनता है। आगे देखते हैं एयर प्रेशर एंड विंड्स। एयर प्रेशर और विंड्स कैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। एयर प्रेशर हमेशा हाई टू लो प्रेशर, यानी कि एयर जो है या विंड जो है हमेशा हाई टू लो प्रेशर मूव करती है। और इससे हमारे सीजन्स कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर ये ड्राई रीजन से या विंटर वाले रीजन से अगर आ रहे हैं तो कॉन्टिनेंटल विंड्स अपने साथ लेके आएंगे, और वो ड्राई होंगे, उनके पास ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है। और समर में जो इंडिया की हम बात कर रहे हैं, और समर में जो है वो चूँकि ओशन से आते हैं, और ओशंस में उस समय हाई प्रेशर कंडीशंस होते हैं, तो अपने साथ मॉइस्ट विंड्स लेकर आते हैं, और उसकी वजह से फिर से हमारी बारिश और क्लाइमेट्स इन्फ्लुएंस होती है। लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड क्वाइट कॉमन सेंस है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एग्जांपल्स को देख लेना। एक्सट्रीमिटीज़ और कॉन्टिनेंटलिटी से डिफरेंस इन्फ्लुएंस होती है। रिलीफ एंड टोपोग्राफी में हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स वाले एग्जांपल्स याद रखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर में ध्यान रखना कि वो मानसून का मेन रीज़न है इंडिया में फॉर्मेशन का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर इस तरीके से है इस रीजन में
कि उसकी वजह से वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से ही मानसून विंड्स इंडिया की तरफ, मेनलैंड इंडिया की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। अगर कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होता तो वो मॉइस्ट विंड्स यहाँ पे आते ही नहीं। एयर प्रेशर एंड विंड्स एज अ होल ये तो हर जगह सी से चलते हैं तो वो मॉइस्चर लेते हुए आते हैं, और लैंड से चलते हैं तो वो ड्राई कंडीशंस लेके आते हैं। अब देखो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हिमालयस को लेके हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछ भी लेता है, वो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी ऐसे पूछ सकता है कि अगर हिमालयस नहीं होते तो क्या होता। तो पहले समझो कि हिमालयस होने से क्या हो रहा है। सबसे पहले तो वो एक थर्मल एंड फिजिकल बैरियर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, थर्मल एंड फिजिकल बैरियर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्मल बैरियर यानी कि कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स। सेंट्रल एशिया जो गोबी डेजर्ट एंड टेम्परेट रीजन से जो ठंडे कंडीशंस, डेजर्ट कंडीशंस ला सकते थे इंडिया में, उनको वो रोकते हैं। ठीक है, तो इंडिया के जस्ट नॉर्थ में यानी सेंट्रल एशिया का जो किर्गिस्तान कजाकिस्तान वाला रीजन अगर देखें, तुर्कमेनिस्तान वाला रीजन देखें, तो वो कोल्ड डेजर्ट वाला टोपोग्राफी, वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट वाला कंडीशन वहाँ देखने को मिलता है। बट अदरवाइज हिमालयस के साउथ में काफ़ी वार्म और एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशंस है, और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए भी काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस है। तो एक तो ये है कि हिमालय जो है हमें थर्मल बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं। वार्मर विंटर्स, जो कि ठंड में यहाँ पे टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम हो सकते थे, उसको उतना ठंड ना करके थोड़ा रिलेटिवली वार्म रखते हैं कंडीशन, जो कि ह्यूमन हमारे लिए पॉपुलेशन के लिए कंफर्टेबल होता है। दूसरा कि मॉइस्चर लेडन विंड्स को वो रोकते हैं। ठीक है, अगर हिमालय नहीं होते तो मॉइस्चर लेडन विंड्स तिब्बत की तरफ या नॉर्थवर्ड्स चले जाते, और बारिश जो है इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं होती। टोरोग्राफिक रेनफॉल इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बारिश इतनी होती है, उसी वजह से यहाँ पे इतने पेरिनियल रिवर्स हैं, बारिश है अच्छी खासी, नदियों का बहाव होता है, और नॉर्दर्न प्लेन्स में अच्छी वहाँ से खेती होती है। हिमालय नहीं होते तो वो नहीं होता। इवन अगर नॉर्दर्न प्लेन्स होते भी तो वहाँ पे बारिश नहीं होने की वजह से वो कंडीशन ड्राई होते हैं, वहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर नहीं हो पाता। और विदाउट हिमालयस, ये देखो कि हिमालयस नहीं होने से क्या होता। तो इंडियन मानसून सबसे पहले नहीं होते, नो इंडियन मानसून, मानसून सिस्टम, मानसून जब नहीं होते वहाँ पे, और तो दूसरे वहाँ पे पेरिनियल रिवर्स नहीं होते, पेरिनियल रिवर्स नहीं होते तो वहाँ पे अच्छी एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटीज नहीं होती। नो इंडस गंगा प्लेन्स। ठीक है, ये जो रिवर्स हैं उन्होंने ही, रिवर्स जो इंडियन इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ऐसे बड़े रिवर्स हैं, वही अपने साथ सिल्ट्स एंड सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हुए नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन उन्होंने किया है। अगर वो नहीं होते तो प्लेन्स का भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता हमारे लिए। ओवर द ईयर्स मान लेते हैं कि हो भी जाता तो उतना फेवरेबल नहीं होता। ड्राई कंडीशंस होते हैं, ठीक है, विंड स्वेप्ट कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस होते हैं, कोल्ड डेजर्ट जो कि सेंट्रल एशिया से हमारे कोल्ड विंड्स आ रहे होते हैं, और हार्श विंटर्स होते हैं। ठीक है, स्नो हो सकता था काफ़ी रीजन्स में, और फ्रोजन कंडीशंस होते हैं, अभी जो कि हिमालयस के बहुत हाई अल्टीट्यूड्स में ही देखने को मिलता है, और वो भी कुछ ही समय के लिए मिलता है। और सिविलाइजेशन इतनी अच्छे से फ्लरिश नहीं करती, फ्रेगमेंटेड सिविलाइजेशन होती है, यानी डेजर्ट कंडीशंस जहाँ पे भी है वहाँ पे सिविलाइजेशन बहुत बड़ी नहीं फ्लरिश कर पाती है। सिविलाइजेशन हमेशा वही उसी एरियाज में फ्लरिश करते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए कंड्यूसिव लैंड हो, फेवरेबल लैंड हो। जैसे कि चाइना हो गया, चाइना का ईस्टर्न पार्ट, नॉट द वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट जो है वो डेजर्ट कंडीशंस है वहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना वहाँ पे सिविलाइजेशन फ्लरिश किया है। और इंडिया है, इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स है, चाहे वो पाटलिपुत्रा एंड मगध एम्पायर की बात हो, या फिर प्रयागराज एंड वाराणसी वाला रीजन हो, जो कि हॉटबेड्स ऑफ कल्चरल, जो कल्चरल सिग्निफिकेंसेस के जो भी हमारे, चाहे वो रिलीजन एस्पेक्ट्स के हों या कुजीन्स हों या फिर क्लोथिंग हो, सिविलाइजेशन के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो उस रीजन से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं। अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर फेवरेबल नहीं होता तो लोगों की पॉपुलेशन बड़े बड़े डेवलप नहीं कर पाते, और जब लोगों को खाने पीने को नहीं होगा तो हम आगे की बात क्या करें। डेजर्ट कंडीशंस में अगर मान लेते हैं कि सेंट्रल या मिडिल ईस्टर्न एरियाज की बात कर लें, तो बहुत बड़े सिविलाइजेशंस का ग्रोथ उन्हीं रीजन्स में हुआ है जहाँ पे कि फेवरेबल एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की ले लें, बात कर लें, या फिर इजिप्ट में नाइल
नाइल वाले रीजन्स की बात कर लें, ठीक है, उसमें हम बाद में आएंगे कल्चरल पार्ट में, बट ये ज़रूर है कि हिमालयस नहीं होते तो वो सिविलाइजेशन भी हमारी इतनी अच्छी खासी फ्लरिश नहीं करती। आगे देखते हैं जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स जो है इनका क्या इम्पैक्ट रहा है क्लाइमेटिक कंट्रोल ऑफ इन इंडिया में। तो जेट स्ट्रीम्स जो अपने साथ हैं, अभी फिलहाल याद कर लो, एक्सप्लेन करेंगे कुछ देर बाद में या नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले तो जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो सरफेस पे ब्लो नहीं करते हैं, वो ट्रोपोपॉज के वाले रीजन में ब्लो करते हैं, जहाँ ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा होता है वो वाले रीजन में ब्लो करते हैं। और इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान में रखो। जेट स्ट्रीम इसको सबसे पहले इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब चूंकि ऊपर फ्लो कर रहे हैं तो उनको रोकने वाला कोई उनका ब्लॉक नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो बहुत तेज़ी से फ्लो करते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द विंड्स जो कि सरफेस में ब्लो कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। सरफेस में जो भी ब्लो कर रहे हैं उसे हम विंड्स, ट्रेड विंड्स, इस तरीके का नाम देते हैं, नॉट स्ट्रीम्स। और ये है तो जेट स्ट्रीम्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहे हैं। दूसरी बात है कि सब ट्रॉपिकल, जब बोल रहे हैं तो माने सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में वो फ्लो कर रहे हैं। और वेस्टर्ली इसलिए क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं। वेस्टर्ली का मतलब है कि वेस्ट की तरफ से वो फ्लो करते हुए आ रहे हैं, तो वेस्ट की तरफ से फ्लो करते हुए आ रहे हैं तो कहाँ आ रहे हैं, ईस्ट की तरफ ही आ रहे हैं। और जहाँ हम ईस्टर्ली की बात करेंगे तो ईस्ट की तरफ से फ्लो करते हुए आ रहे हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो है वो इंडिया में विंटर्स के ड्यूरिंग विंटर्स को देखने को मिलता है। और ये अपने साथ मेडिटेरेनियन वाले रीजन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लेते हुए आते हैं और विंटर रेन्स करते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। नॉर्दर्न प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा और पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार ऑल्सो वो अपने साथ विंटर रेन्स करते हैं। और हिमालयन रीजन में वो स्नोफॉल कराते हैं। जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन से लेके उत्तराखंड, हिमाचल वाले रीजन से लेके सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश तक वो स्नोफॉल का रीजन होते हैं। तो ये मेडिटेरेनियन वाले रीजन से राइज करते हुए अपने साथ मॉइस्चर लेते हुए आते हैं और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और हिमालयन रीजन्स में वो प्रेसिपिटेशन का रीज़न बनते हैं। फिर देखते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। वो नॉर्मली तो 5 to 20 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड तक में वो ब्लो करते हैं, बट समर्स में वो थोड़ा नॉर्थ शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स 20 डिग्री 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ वो शिफ्ट कर जाते हैं। और ये एक मेजर रीज़न है ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून का। या ये बोल सकते हैं कि जो हमने देखा था कि बे ऑफ बंगाल से वो ईस्टवर्ड्स जो टर्न कर जाते हैं टुवर्ड्स नॉर्दर्न प्लेन्स एंड, या तो ये बोलें कि बे ऑफ बंगाल से वो एंटर करते हुए बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल वाले रीजन से बिहार, यूपी एंड वो उससे होते हुए अगर पंजाब तक जा रहे हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स के इन्फ्लुएंस से आ रहे हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स जो ऊपर में ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए जाते हैं, वही उसे मानसून विंड्स को ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ ढकेलते हुए ले आते हैं। यही जो है वो स्टीयर्स डिप्रेशंस इनलैंड। डिप्रेशंस का मतलब है जो लो प्रेशर बेल्ट है, अपने साथ क्लाउड वाले बेल्ट्स जो हैं लो प्रेशर के, उनको वो इनलैंड स्टीयर करते हुए ले आते हैं। स्टीयर करते हुए यानी चलाते हुए ले आते हैं। ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून का एक इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम की पोजिशनिंग जो है वो, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि की ट्रिगर मैकेनिज्म फॉर मानसून। जेट स्ट्रीम्स नहीं होते तो वो शायद ईस्टवर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं आते। कोस्टल रीजन में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती, थोड़े ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में बारिश हो जाती। इनलैंड में उतनी अच्छी बारिश शायद नहीं होती। अब मेन एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो देखो क्या है ये, ठीक है, रिट्रीट ऑफ साउथ वेस्ट जेट, रिट्रीट ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। साउथ वेस्ट मानसून्स के साउथ वेस्ट मानसून के ऑनसेट का रीज़न जो है वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का नॉर्थवर्ड शिफ्ट है। जैसे अभी हम मैप में अगर देखें तो वेस्टर्ली जो नॉर्मली फ्लो कर रहे होंगे वो इस वाले रीजन में फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। बट विंटर्स में ये नीचे आके यहाँ से फ्लो कर रहे होते हैं, इतना भी नीचे नहीं, बट इस रीजन से फ्लो कर रहे होते हैं। जैसे ही विंटर्स के बाद थोड़े थोड़े समर्स आते हैं, मई, जून,
में वाले रीजन में ये धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, और नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से फ्लो करने लगते हैं। जब वो ऊपर से फ्लो करते हैं तो दूसरी तरफ से ईस्टर्ली जेट्स यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। जब ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट करते हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स जब नॉर्थवर्ड शिफ्ट करते हैं, तभी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स वो इंडिया की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट होते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स भी, और वो अपने साथ मानसून लेके आते हैं। ऑल्टीट्यूड से इनका हाई होता है, 8 to 10 किलोमीटर ऊपर फ्लो करते हैं। और बाइफर्केशन की वजह से इनका एक रीज़न ये भी है कि टिबेटन प्लेट्यू जो कि काफ़ी हाई पोजिशन है, वो उसे दो स्प्लिट में कर देता है। सपोज हिमालयस वाले रीजन में ये इस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स में है, सॉरी नॉर्दर्न इंडिया में है, तो इसका एक स्ट्रीम जो है वो ऐसे फ्लो कर जाता है। ये वाला जो रीजन है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, और एक ब्रांच जो है वो उसका नीचे इंडिया में इस तरीके से फ्लो कर रहा होता है। तो जैसे ही मानसून वाला सीजन क्लोज आ रहा होता है, तो क्या होता है, जो नीचे वाला ब्रांच है वो धीरे धीरे शिफ्ट करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर की तरफ जब ऐसे जाने लगा, तो नीचे में अब ईस्टर्ली जेट्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। ईस्टर्ली जेट्स अब फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो अपने साथ मानसून विंड्स अंदर लेते हुए आएंगे। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के आगे से हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, एक साथ में थोड़ा ओवरडोज हो जाएगा। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। थोड़ा कंसेप्चुअल है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल सिंपल लैंग्वेज में, जो जीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हुए, जितना जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है उतना हम डिस्कस कर लेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच।